देखो, आपने सही किया गलत किया ये बात की बात है, पहले किया ये बहुत जरूरी है। आप करेंगे नहीं तो आएगा कैसे? बोले सर वो तो कुछ भी नहीं आया, ये हम मान ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं आया इसका मतलब है कि आपने शुरुआत ही नहीं की। सर की थी, उसका प्रूफ क्या, एविडेंस क्या है उसका? कुछ तो लिखा होता, गलत लिखा होता, कुछ तो एविडेंस होता ना उसका। यदि वो शून्य है इसका मतलब है कि आपने प्रयास किया ही नहीं। और जिन्होंने किया है उनको बात समझ में बखूबी आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट है और वो डाउट क्लियर होगा। ये जो एंट्री बोलेंगे उसको आप लोग नोट भी कर लेंगे, बाकी सब लोग, ताकि वो डेटा सभी के पास हो जाए, है ना? और उसको तुरंत अपने बैलेंस शीट में भी लिखते जाना, बैठना नहीं, है ना? हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, समझते हुए उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है? पहली एंट्री बोलिए। ठीक है, 10,000 रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। अब 10,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, कौन सी? कैपिटल, पूंजी खाते में 10,000 रुपए वापस करना। अब जब ये पैसा वापस करना कब? जब ये आया है। आया है मतलब कहाँ आया है? हमारे केस इन हैंड में। तो हम 10,000 रुपए कहाँ डाल देंगे? केस इन हैंड में। किसी को कोई डाउट? यदि दोनों का हम टोटल करें तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अगली एंट्री क्या है? माल खरीदा मतलब ये उधार है, नगद तो खरीद नहीं सकते आप, क्योंकि आपने बिजनेस ही 10,000 से स्टार्ट किया। तो 60,000 का माल कैसे खरीद सकते हैं आप? 7,000, ठीक है, 7,000 का बिल्कुल खरीद सकते हैं। 7,000 का यदि आपने नगद माल खरीदा है, इसका मतलब है कि आपके पास केस में अब 3,000 रुपये बचे। ठीक है? और क्लोजिंग स्टॉक में 7,000 का माल खड़ा है आपके पास। ठीक है? तो दोनों पक्ष बराबर। अगली एंट्री बोलिए। जो हमने 7,000 का माल खरीदा था उसको 10,000 में टरका दिया, है ना, यानी बेच दिया। तो हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000, यानी केस में कितना हो गया अब हमारे पास? 13,000 रुपये। और यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस P&L की बात करें तो हमारे पास 3,000 का प्रॉफिट हो गया। यदि दोनों पक्ष का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000। नेक्स्ट एंट्री बोले, लिखते हैं ना सब लोग? फिर 5,000 का माल खरीदा, जो 13 है उसमें अब हमारे पास केस कितना बचा है? 8,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक में चला गया 5,000, ये 8 5 13 हो गया। अगला 8,000 रुपये का, तो ये जो 5,000 का माल था इसको 8,000 में बेच दिया, नगद बेच दिया, मतलब ये कितना हो गया? 16,000 रुपये। ठीक है ना? और इधर हमें फिर 3,000 का फायदा हो गया, तो ये टोटल फायदा कितना हो गया हमारा? 6,000 का। ये भी 16, ये भी 16। अब उधार खरीदा है तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर को भी ये पैसा देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। उधार खरीदा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया आपके पास माल, तो पैसा भी नहीं दिया, पैसा देनदारी में खड़ा हो गया कि 10,000 साहब उसको देना है। ठीक है, दोनों पक्ष, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट। उधार माल बेचा है 15,000 का, ठीक है, तो ये माल हमारे पास यहाँ नहीं बचा। अब हमें सन्डी डेटर से कितने लेने हैं? 15,000 रुपये। ठीक है? अब हमारे पास माल कितने का था? 10,000 रुपये का था, यानी 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए? 11,000। बताएं कहाँ दिक्कत है? हाँ हाँ, पर इनसे पूछते भी जाएं, बोले सर मार साहब आपने किया और आप ही सीख लिए। सपना आ गया बाकी लोगों को? ठीक है, अगली एंट्री बोले। राज्य से 15,000 प्राप्त हो गए, तो ये जो लेना था लेनदारी खत्म, और ये पैसा कहाँ जाएगा हमारे पास? केस में।
इसमें तो कोई ज्यादा वो है ही नहीं, यहाँ से हटा करके यहाँ डाल दो, लेनदारी खत्म हो गई। अगला बताएं। बिजली बिल चुका दिया, तो जो हमारा प्रॉफिट था 3,000, तो पहले तो इसमें से कम कर दो, हमारे पास बचे कितना, 3,000 गए तो 12,000 बचा केस में। और जो प्रॉफिट हुआ था वो अब 3,000 का नहीं हुआ, वो कितने हो गए, 8,000। ठीक है, ये हो गया। आपको इधर से भी खत्म करना है, इधर से। नेक्स्ट बताएं। बस, और किसी ने कोई ऐसी एंट्री कर लियो कि हाथ रुक गए वहां पे, तो वो बता दीजिए अपनी एंट्री। देखो आप कह रहे थे कि सर हमारे तो रुक गए, हम हो नहीं पाया, मतलब किया ही नहीं। सतीश बाबा, अलग क्या है बताओ ना आप तो। हाँ, कितना कैपिटल, क्या है, जैसे जो 11th 12th में जो बैलेंस शीट बनाता है, उसमें हर एक एंट्री पहले कर देते हैं साइड में, जहाँ पे आपने 0 0 लिखा ना, यहाँ पे एंट्री हो जाती है, उसके बाद में इधर साइड में उसका एडजस्टमेंट करके मेन अमाउंट। उसमें सिर्फ आपको पहले से वो आगे वो इस प्रकार से होगा। ये वाला मामला तो नहीं, जैसे ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसको इसमें डाल दो, टोटल कर लो। जैसे कोई भी एंट्री करते हैं ना, ये बैलेंस शीट वाला, ये जो अमाउंट है ना, वो दे रहे हैं बुक, दे दो इधर। वो साइड में माइनस। अरे भाई ये जो माइनस प्लस किया है ना आपने, शो भी करता ये बाद का बैलेंस शीट है। लास्ट फाइनल जो किया वो बैलेंस शीट है। हम बैलेंस शीट को समझ रहे कि बैलेंस शीट तैयार कैसे होता है। ये व्यवहार पूरे 1 साल के बाद के हैं, ये हमारे भी आएंगे टेली में, टेली खुद बना देता है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है टेली में। पहले हम ये देखें तो सही कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होती, ताकि हम व्यवहारों को डालें तो हमें समझ में आ जाए। ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बाद की प्रोसेस है, और हम करके देख रहे हैं उसको कि ये प्रोसेस जो आएगी फाइनल, हमारा भी फाइनल इसी प्रकार का आएगा। हमारे पास फिक्स एसेट कितनी, जैसे आपने यहाँ पर 10,000 रुपए, इधर बातें नहीं, आपने यहाँ पर 10,000 से मना के बिजनेस स्टार्ट किया, लिख लिया आपने ऐसा, लिख लेना जो बातें बोलूँ। 10,000 रुपए से बिजनेस हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो 10,000 हमारे पास बिजनेस में हो गए, सॉरी कैपिटल में हो गए। अब हमारे केस यूनिट में कितना हो गया, 10,000 रुपए, ये आ गया। फिर हमने कहा दूसरी स्थिति में 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो हमारे पास यहाँ तो 5,000 ही बचेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, 5,000 का माल, तो ये एक ये भी लिखा, ये भी लिखा है, ठीक है। अब इस 5,000 में से हमने 500 का माल पूरा नहीं बेचा, 500 का माल बेचा अभी, तो हमारे पास यहाँ पर 4,500 का माल बचा, ठीक है। अब 500 का जो माल बेचा है हमने, हम कह दे कि उसमें 100 रुपए प्रॉफिट लिया मैंने, मतलब बेचा उसको 600 रुपए में है, ठीक है ना। तो हमारे पास 100 रुपए का यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो हम अभी हम क्या समझने के लिए हम इन चीजों को नहीं ले रहे, हमने सीधे सीधे आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए कह दिया कि 5,000 का माल हमने 6,000 में बेचा, तो हमने यहाँ से उसको खत्म कर दिया। पूरा माल थोड़ी एक साथ बेचते, 1 लाख का खरीदा तो 1 लाख का वापस बेच दोगे आप, तो हमें दिखाना भी तो पड़ेगा ना हमारे पास बचा कितना है, उसको भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। अब जब इसको हमने यहाँ प्रॉफिट लिया, अब यहाँ से कम हो गया, तो हमारे पास यहाँ 4,500 का तो माल है, और हमारे पास क्या बढ़ा, तो हमें 600 रुपए हमारे केस में बढ़ गए, उसको भी लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5,600 हो गया। दोनों का यदि हम टोटल करेंगे तो यहां पर भी और यहां पर भी बराबर आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये 100 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे, 10,000 100 10,000 100। अब यदि आपने यहां पर 4,000 का फिक्स एसेट खरीद लिया, तो 4,000 का फिक्स एसेट माना कि फर्नीचर खरीदा, तो ये 4,000 हो गए, और इधर कितने बचे हैं अब, ये यहाँ थे हमारे पास 1,600 रुपए, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा है, और यही इसमें है
इसमें भी यही लिखा सभी चीज। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ पर डेप्रेशिएशन माइनस, डेप्रेशिएशन हम माइनस करेंगे, फर्नीचर के ऊपर डेप्रेशिएशन कटेगा तो माइनस करके उसको जोड़ देंगे बाद में हटा करके और कैलकुलेशन कर देंगे। ये वैल्यू तो वही लिखी है जो हमने लिखी थी, ये कैपिटल में लिखा है, ये सरप्लस चार्ज है वो लिखा है। टोटल करेंगे दोनों पक्ष, अब भी टोटल करो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसमें भी टोटल वही है। हो क्या रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। अब आपको फिर बुरा लगे तो लगे, है ना, है वही। हम कहते हैं हम अलग करें सर, हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अकाउंट तो अकाउंट है, जो होता है वही तो करेंगे ना। पर इससे हमारा कंसेप्ट इजी हो जाता है, हमें बैलेंस बाद में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो टैली खुद कर देगा। पर खुद करने के लिए हमें व्यवहार तो करने पड़ेंगे ना, डेटा तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, करिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस। अभी किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं, एक और मैं बता दूं आपको बैलेंस शीट, नहीं हो तो कल 10 बैलेंस शीट करके लाइएगा, है ना। सोचना क्या है, जो व्यवहार हम करते हैं, ठीक है ना, वही आपको लिखना है और उन्हीं को डालना है। बस ये ध्यान रखना, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करिए, आई नहीं रहा, समझ के करिए कि जो 5,000 का माल आया उसमें से हमने माना कि 3,000 का बेच दिया। अब जो 3,000 का बेचा, माना कि उस पर 200 रुपये प्रॉफिट लिया, मतलब कि बेचा हमने 3200 रुपये में है, तो 200 रुपये इधर चढ़ा दो। अब हमारा जो क्लोजिंग था, उस क्लोजिंग में से उतने का माइनस करके, और पैसा कितना आया 3200 रुपये केस हमारे पास, इधर भी चढ़ा दो, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना, माल गया है तो कम तो होगा ही होगा। उन चीजों का प्लस माइनस के अलावा अपना कोई परसेंटेज है वो सब, वो वाला मामला तो अभी है ही नहीं, ठीक है ना, करिएगा। एक ही बैलेंस शीट में मैनेज करने के लिए दिया है, वैल्यू को सिर्फ इनको डालना है इसमें और कुछ भी नहीं है, और टोटल करना है, तो ये तो इजी है। यदि आपके नोट्स में नहीं हो तो इसका पिक ले लेना, ठीक है। नोट्स में वैसे होंगे, ये डाल रखे होंगे, ठीक है। ये बाद में इसका टोटल करके इसमें दिया गया है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का कंसेप्ट पूरा होता है। अब हम आते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल पर। पहले से तैयार रखें, इतना वेट नहीं करेंगे क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है तो वीडियो लंबा चला जाता है। बोला गया मतलब कि पहले से तैयार रहें अटैक के लिए, है ना। आपको बोला जाता है, हर बार 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 समझाया जाता है, तो ये कोई बात नहीं हुई। सबसे डेबिट क्रेडिट के पहले हम थोड़ा सा समझेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए, जो हमने अभी तक चर्चा की वही चीज है, व्यापार में व्यवहारों को लिखना। और व्यवहारों को क्यों लिखा जाए, क्योंकि उन व्यवहारों के आधार पर यह आकलन किया जाए कि हमारा व्यापार कमजोर कहाँ पड़ रहा है, हमें कहाँ लॉस हो रहा है और कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ताकि प्रॉफिट के ऊपर हम बेस को समझ सकें और लॉस हो रहा है तो उसको संशोधन कर सकें। कितनी हमारी लेनदारी है, कितनी हमारी देनदारियां हैं, कितनी हमारी असेट्स है, करंट एसेट कितनी है और फिक्स एसेट कितनी है, कितने हमारे इन्वेस्टमेंट है, कितने हमारे लोन है। अब इन सबको लिखेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो उसके लिए हमें चाहिए अकाउंटिंग, और वही अकाउंटिंग की थ्योरी भी कहती है, अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना और रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है कि हमें एक वित्तीय वर्ष में कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ कहाँ लॉस हुआ, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर तो एक विशेष पीरियड है ही, इसके अलावा भी हमारे विशेष पीरियड होते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन है, ऐसे में सीधी सी बात है कि कपड़े वाले यदि बरसाती कपड़े बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच सकते, उनको उलन ही लाना पड़ेगा। उसमें भी हर एक का क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं
वो किस रेंज के आते हैं, किस वैल्यू वाले आते हैं, कहाँ तक की रेंज वाले आते हैं। तो हमें एक विशेष पीरियड में यदि हम लिख करके चलेंगे कि ये सामान ज़्यादा गया या इस कंपनी का ज़्यादा गया, जैसे हमने एक पर्टिकुलर किसी कंपनी का कोई ट्रैक सूट हमने सेल किया, तो उस कंपनी के कितने ट्रैक सूट हुए, दूसरी कंपनी के कितने हुए, और तीसरी के, यदि हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, हमने सिर्फ कर दिया ट्रैक सूट कंपनी, क्योंकि हम जब कंप्यूटराइज एंट्री करेंगे या मैनुअल भी हम करेंगे तो भी हम लिख के रखेंगे ना कि ये स्टॉक में से गया, 10 पीस आप लेके आए थे, सेल कितना हुआ, तो 10 अलग अलग कंपनी के लेके आए थे, तो क्या सभी कंपनी के सामान बिके? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने उठा के सीधे बेच दिए तो हमें नहीं पता कि कितने तो लाए थे, हमने लाए उसकी भी एंट्री नहीं की और बेचा उसकी भी एंट्री नहीं की। और ऐसे कई बिजनेस है, कई दुकान वाले हैं, वो माल ले आते हैं, बोले 10,000 का माल लाए थे और बेच दिया, कितने बेचा, बोले 15,000, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो 10,000 के माल में किस किस कंपनी का कौन कौन सा लाए थे, बोले वो नहीं पता हमें, तो बात समझ में आती है कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया। यदि उसके पास ये होता कि इस कंपनी की ज्यादा डिमांड आई, क्योंकि जब माल स्टॉक में से खत्म हो गया, तो फिर उन्होंने कस्टमर से क्या किया, भाई वो तो नहीं है, ये है देख लो। तो संतुष्टि से कस्टमर लेकर के नहीं गया, तो उस पर विचार विमर्श किया है कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, माल 10,000 के लेके आएंगे, लेकिन इस कंपनी को हम प्रायोरिटी देंगे या इस प्रकार के माल को प्रायोरिटी देंगे। पर वो कब होगा, जब हम उसको लिखेंगे। तो एक विशेष पीरियड का सारांश, उसकी पोजीशन हम निकाल पाते हैं। बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझ सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक तौर पर हम कितना सक्षम हैं। व्यापार के संपत्ति और दायित्व, लाइबिलिटी और असेट्स के बारे में पता चलता है। बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितना ऋण है, बिजनेस में कितना कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से यह समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है। उसके बिना हम अकाउंटिंग बिना अकाउंटिंग हम बिजनेस की, बड़े बिजनेस की छोटी मोटी दुकान चला लेंगे और वो खूब चलते हैं, लेकिन हम यदि उसके मेन सोर्स में जाएं कि हम बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें, खड़ा भी हो सकता है कि कोई कर दे, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन वो धराशायी हो जाएगा। कब धराशायी होगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कई बिजनेस आए और वो चले गए क्योंकि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, और जब एनालिसिस नहीं करेंगे तो मामला उलझेगा। इसलिए बिजनेस नहीं, एनालिसिस हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या खोया क्या पाया, कहाँ तक हम पहुंच पाए, वो बहुत जरूरी है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट को 3 भागों में दिया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक कहलाता है हमारा नॉमिनल। इसको हमने इस प्रकार से दिया है यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते कह सकते हैं, दूसरा है रियल अकाउंट और नॉमिनल या नाम मात्र के खाते, है ना। हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नामधारी, जिनका कुछ बेस होता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी, पर्सनल और रियल की। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो टेली खुद बना देता है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। तो पहला हमारा पर्सनल खाता क्या कहता है, ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते। जैसे सभी व्यक्ति, राम का, मोहन का, इस प्रकार कोई सोसाइटी या समिति है तो उनके खाते भी हम व्यक्तिगत खाते में ही रखेंगे। फिर रियल अकाउंट में क्या आता है, तो वस्तुगत खाते, जो खाते किसी वस्तु से, ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसे वस्तुगत खाते जिन्हें हम छू सकते, फिजिकल, कैसे, जैसे असेट, गुड्स अकाउंट ये शामिल है, जिसमें केस है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनके भी खाते होते हैं। केस अकाउंट में कितना है हमारे पास, तो केस को कंट्रोल कौन करता है, व्यक्ति करता है, लेकिन उसका एक खाता तो है ही ना, उसका अकाउंट तो है ही। इसके बाद आता है नॉमिनल, जिसको हम नाम मात्र के खाते कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है लाभ, समस्त लाभ हानि खाता है, जैसे जो P&L भी हम बोलते हैं, ये टेली खुद बनाता है, इसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। अकाउंट वाले तो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं मैन्युअली तौर पर, तो लेकिन हमें टेली में इसको आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि टेली आवश्यकता नहीं लगेगी मीन सेंस टेली खुद कर देता है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देगा, बैलेंस शीट बना करके देगा बखूबी। लेकिन होते क्या है, तो सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सारे अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। इनमें डेबिट क्रेडिट के नियम भी है, तो समस्त हानि एवं खर्चे को डेबिट करना है और समस्त आय लाभ को क्रेडिट करना है। तो आय लाभ क्रेडिट क्यों होगा,
क्योंकि वो व्यापारी का हुआ है, जो ऑनर है उसका प्रॉफिट हुआ है। हानि हुई है तो व्यापार में हुई है, उसकी भरपाई व्यापार करेगा, हालांकि करेगा व्यापार का स्वामी, लेकिन वो व्यापार से ही करता है कहीं ना कहीं, इसलिए उसको डेबिट करना है, और लाभ हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अब हमें जो समझना है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना नॉन कॉमर्स वाले, कॉमर्स वालों को लगभग मुझे लगता है कि आता होगा, बेसिक चीजें हैं 3 प्रकार के अकाउंट, क्योंकि ये 11th क्लास से ही उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। फिलहाल हमें टाइप्स के ऊपर ऐसी कोई विशेष बातें पूछा नहीं जाता, हमें जो काम खास तौर पे करना होता है वो करना होता है डेबिट और क्रेडिट। और व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों में जो डेबिट होगा वो समान है, आने वाली या पाने वाले व्यक्ति को आप डेबिट करें। जैसे व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तिगत खाते का डेबिट का नियम कहता है कि जो पाया, जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट करें, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे राम से या राम ने पैसे लिए तो राम डेबिट हुआ। जैसे हमने कह दिया कि राजेश को सैलरी दी, तो राजेश कौन है, पाने वाला, राजेश को हमने सैलरी दी, हमने माना कि राजेश को सैलरी दी, तो व्यक्ति राजेश है, तो पाने वाला कौन है, राजेश, तो राजेश हो जाएगा डेबिट, और हम हो जाएंगे, यानी हमने दिया मतलब हमारी सैलरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो राम अकाउंट डेबिट, और हमारा जो केस है हम केस में देंगे, उसको सैलरी देंगे, लेकिन हम डिफाइन करेंगे राजेश सैलरी डेबिट, ऐसे डिफाइन करेंगे। कहाँ से दी, तो या तो केस देंगे या बैंक देंगे, ठीक है, चेक से देंगे, तो वैसी स्थिति में वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार जो वस्तुगत खाता है उसमें भी यही होता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करें। जैसे हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो परचेस अकाउंट हमारा है, माल खरीदा यानी परचेस अकाउंट में आया, परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो आपको फोकस ये करना है कि पाने वाला कौन है या आने वाली चीज कौन सी है, उसको डेबिट करना। एक पक्ष याद रखेंगे, एक पक्ष को आपने याद रख लिया या निकाल लिया उस क्वेश्चन में से, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, उसी को हम समझते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी, इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो पहले उसी को समझ लेते हैं, शायद वो नेक्स्ट स्लाइड में है। ये गोल्डन रूल भी इसमें हमने डाल रखे हैं डेबिट क्रेडिट के। क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट के मामले में प्राप्त करते यानी पाने वाले को डेबिट करें, ठीक है, और देने वाले को क्रेडिट करें, DR और CR हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको। रियल अकाउंट जो आता है डेबिट करें, जो जाता है क्रेडिट करें। नॉमिनल में खर्च हानि को डेबिट करें, मुनाफा लाभ को क्रेडिट करें, क्योंकि वो एग्जिट करेंगे। पर ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो टेली खुद कर देता है। ठीक है, बस हमें ये दो पर्सनल और रियल अकाउंट और दोनों के डेबिट के नियम सेम है, पाने वाला जो आता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। कुछ हमने बेसिक एंट्री ली है और इसी के आधार पर हमें डेबिट क्रेडिट को समझना है। देखिए, सबसे पहली एंट्री कहती है शिवम ने 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। इसको आप बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो, आपको यदि जैसे समझ में नहीं आ रहा ना वो बैलेंस शीट बनाना, तो वहां पर भी आप इसको कर सकते हो। फिलहाल हम इससे डेबिट क्रेडिट समझ रहे हैं, पर आप उसका प्रैक्टिकल वहां भी कर सकते हैं। शिवम ने कितना, 50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, तो शिवम ने अपने पूंजी लगाई, ठीक है। अब पूंजी लगाई तो वो आया कहाँ है, केस में, ठीक है ना। तो पाने वाला कौन है, हमारा व्यापार, यानी हमारे व्यापार का कौन सा अकाउंट, तो केस अकाउंट। उसको ऐसा नहीं लिखेंगे व्यापार अकाउंट डेबिट और शिवम क्रेडिट, क्योंकि शिवम की वो पूंजी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें जो पूंजी खाता है उसमें 50,000 रुपए से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और हमारे केस में वो पैसा आया है तो आने वाले को डेबिट करना पड़ेगा। यानी हम इसको डेबिट क्रेडिट में कैसे लिखेंगे, तो डेबिट क्रेडिट का नियम कहता है, एक और चीज में छूट गई, वो है सीरियल नंबर। सबसे पहले नंबर डालते हैं, ये कहते हैं इसको हम जनरल वही, अकाउंट में जनरल वही लिखना। तो जनरल का नियम क्या कहता है, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, फिर एक तरफ डेबिट पक्ष और एक तरफ क्रेडिट पक्ष। अब शिवम ने पहला नंबर डालने के सीरियल नंबर 1 अप्रैल को माना कि व्यापार स्टार्ट किया, तो यहां पर पैसा कहां आया, केस में आया, तो केस अकाउंट डेबिट 2 लगा करके हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। आया कहां है, केस में, आया कहां से है, देने वाला कौन है, पूंजी खाता, तो देने वाले को क्रेडिट करेंगे, लेने वाला कौन है, हमारा केस अकाउंट, तो लेने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है,
दूसरी एंट्री क्या कहती है, 10,000 रुपए, ये ऐसा लिखा गया है, बैंक में जमा करता है। तो जो केस है हमारे पास, इसमें से 10,000 हमने कहा जमा कर दिए, बैंक में। तो अब किसके पास आया, पाने वाला कौन है, अब पहली स्थिति में केस था, अब पाने वाला कौन है, हमारा बैंक अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लगा करके केस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि केस में से निकाल के बैंक में जमा किया ना। तो जो पाने वाला है उसको डेबिट करना है, जो देने वाला उसको क्रेडिट करना है। अगली एंट्री क्या कहती है, 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, उसके पास जो पैसा था उसमें से 20,000 का उसने सामान खरीदा। अब जब सामान खरीदा तो क्या गया और क्या आया, रोकड़ गई, केस गया, और क्या आया हमारे पास, माल आया। यानी क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज को क्या करेंगे डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट। तो हमने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। फिर क्या कहता है, 1,500 रुपए का सामान बेचता है, जो खरीदा उसमें से 1,500 रुपए का माल बेच दिया। जब बेचा तो गया क्या, माल गया, केस नहीं गया। बेचा तो माल गया और आया क्या, केस। यानी कि हमने बेचा है मतलब सेल्स अकाउंट। तो पहले केस आया, डेबिट पक्ष को पहले लिखते हैं इसमें, तो जो आया उसको लिख देंगे, केस अकाउंट हमारा डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है। अगला क्या कहता है, 1,000 रुपए मकान मालिक को किराया देता है। अब जब दिया है तो क्या गया, पैसा गया, केस गया, किसको, मकान मालिक को। तो पाने वाला कौन है, मकान मालिक। तो पाने वाले को पहले लिख दो, मकान मालिक अकाउंट या रेंट अकाउंट। मकान मालिक अकाउंट को भी नहीं लिखते हम, क्या बोला, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैसे दिया, सॉरी ये केस। क्लियर है। अगला क्या कहता है, 50 रुपए बैंक ब्याज मिलता है। बैंक में जो पैसा जमा किया था ना, उसमें ब्याज मिला। तो पाने वाला क्या है, पाने वाला हमारा बैंक है, केस नहीं है। ब्याज मिलता है तो बैंक क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो पाने वाला हो गया बैंक अकाउंट। मिला किससे, केस से नहीं मिला, इंटरेस्ट मिला ना, ब्याज मिला। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट, वो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ गलत लिखा है। आपने टीपा, वहीं से बोल दिया केस अकाउंट डेबिट टू, फिर अगली चीज टीप ही नहीं पाए आप शायद, इसलिए नहीं बोला। तो जो बैंक में ब्याज मिलता है वो बैंक अकाउंट, तो यहाँ हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। चलिए, हमेशा डेबिट पक्ष पहले आएगा फिर क्रेडिट पक्ष आएगा। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट पक्ष हमेशा, सभी में देख लो आप, क्रेडिट पक्ष बाद में लिखा है। टेली में ऐसा नहीं होता है, जनरल वही में होता है। नहीं नहीं, बोलने में भी ऐसे ही होगा। माल बेचा तो हम कहेंगे केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले डेबिट पक्ष बोलेंगे भी डेबिट पक्ष। ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास एक प्रोफार्मा लिखा था, वहीं से हमने टिप दिया, उसको चिड़िया को उड़ा दिया हमने। है ना, चिड़िया फुर, मैना फुर, और क्या, गाय फुर। और गाय को उड़ा दिया तो अरे गाय थोड़ी उड़ती है। खेला होगा ना गेम, नहीं खेला, खूब खेला, पिट्ठू खेला होगा। और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते थे इस गेम को, चलिए, हाँ ठीक है, हमने उसको छोड़ा नहीं, अभी अपने इसमें लगा रखा है स्लाइड में, ताकि चिड़िया उड़ाते रहे। पहली एंट्री समझ के चलिएगा, यहीं रह के समझिएगा, और नोट करने की तो इच्छा है ही नहीं आपकी। इच्छा हो तो जितने में समझे उसी में दूसरे हाथ से, आप एक हाथ से, दूसरे हाथ से क्या समझ तो आप आंखों से मस्तिष्क से रहे हैं, हाथों से फटाफट नोट कर लिया, इच्छा हो तो। नहीं तो सब 1947 के बाद स्वतंत्र है। है ना, क्या फर्क पड़ता है लिखे नहीं लिखे। पहली एंट्री क्या कहती है हमारी, नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। ठीक है, कितने से किया, 2 लाख रुपए से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सीरियल नंबर, फिर लिखते हैं हम डेट, फिर लिखते हैं हम पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं हम डेबिट पक्ष, फिर लिखेंगे हम क्रेडिट पक्ष। इस प्रकार से जनरल बही को हम तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहला 1 नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या, डेट मान लेते हैं 1/4, है ना। तो
आप ये लेकर चले, अभी आया नहीं 1/4/24, पर हम मान के चलते हैं, या आज की डेट भी डाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप। टेली में थोड़ा सा मामला रहेगा, हमें डेट का 1/2 और 31 में एंट्री करनी रहेगी, इसलिए हर एंट्री हम एक में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं पर्टिकुलर। हमें पैसा आया किस में, तो हम कहेंगे केस अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट टू, किसके थ्रू, कैपिटल, पूंजी खाता, यानी जो क्रेडिट होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट शब्द इसमें जोड़ के चलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना, 2 लाख, तो 2 लाख केस में इधर डाल दो डेबिट पक्ष में, ठीक है, और 2 लाख ही हम इधर डाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा क्या कहता है, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, हमने बैंक में जमा किया। अब देखिए क्या ध्यान देना है, पाने वाला कौन है, बैंक अकाउंट, तो पाने वाले यानी डेबिट पक्ष को पहले लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, विड्रॉल नहीं, डेबिट टू, डी आर लिखे तो नहीं, तो यहाँ लिखाइए टू, किस में से, केस अकाउंट, हमारे पास जो केस था ना उसमें से हमने कितना जमा कर दिया बैंक में, 1 लाख रुपए। इसको चाहें तो आप उसमें बैलेंस शीट में भी बना सकते हो इसको, ठीक है। अगला क्या कहता है, ऑफिस फर्नीचर परचेस, क्या होगी सतीश एंट्री, परचेस 5,000 रुपए, केस अकाउंट डेबिट, ऐसा मुझे नहीं बता, आपसे पूछ रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू केस। देखिए क्या ध्यान देना है, अब किसी से पूछ सकता हूं मैं, ध्यान ये देना है आपको कि आने वाली चीज क्या है, पाने वाली क्या है। यदि व्यक्ति को दिया है तो पाने वाला कौन है। अब हमारे पास यहाँ आया क्या, तो हमारे पास आया फर्नीचर, तो जो आया उसको डेबिट कर दो, गया क्या, केस, उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपए से, और केस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 5,000 रुपए से, ठीक है। संदीप ज्यादा टफ लग रहा है क्या, बढ़े आगे। हाँ दे सकता है ना, पर यहाँ पे ऐसी बात की नहीं गई है इसलिए वो बात कहेगा तो फिर हम करेंगे उसको। अच्छा इस लॉजिक पे चलेगा कि कैसे क्यों दिया। और किसी को बताएं बताएं, ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्या कहता है नंदनी, नगद माल खरीदा है ना, परचेज गुड फॉर केस, क्या होगी एंट्री। कॉमर्स वाला इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ सर, तो क्या है, अरे तो बोल के बताओ ना उस एंट्री को, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। नॉन कॉमर्स बात समझ में आ रही है, आया क्या है परचेस में, खरीदी में, तो खरीद अकाउंट में हम डाल देंगे 8,000 रुपए, गया क्या है, केस, 8,000 रुपए। नोट करते हैं ना फटाफट, है ना, बातों बातों में सब आगे निकल जाए, मैं मीठा भी कब दूंगा पता नहीं चलेगा, है ना। स्पीड थोड़ी सी पकड़ के चलिएगा, समझने की भी। बोले सर इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो आपको माइंड भी उसी आधार पर काम करेगा, है ना। जैसे कि आप सपोज करिए कि क्रिकेट के मैदान में बॉल बहुत स्लो आ रही है, ऐसे जैसे वो दिखाता है ना, रिप्ले में दिखाता है ऐसे आ रहा है, तो फिर सामने वाला भी हाथ कैसे उठाएगा, ऐसे ऐसे उठाएगा, और फिर जाके फिर पकड़ेगा। पर क्या ऐसा होता है, जिस स्पीड से बॉल आती है उसी स्पीड से वो लपकता है, तो ऐसा ही हमें लपकना है ना। और चाय वाय लेके आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है संदीप है ना, क्या, गोविंद, गोविंद बड़ा दुखी दुखी लग रहा है, घर आना चाय नहीं पड़ी आज शायद, बड़ा दी गिलास भर के
हो गया क्या? चलिए अगला क्या कहता है, सेल्स गुड फॉर केस, नगद माल बेचा। चलो आइसा बताएं क्या होगा। पाने वाला कौन है? हाँ, केस। तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों वैल्यू लिखें। पैसा आया, माल गया, तो माल में हमने जिक्र नहीं किया कि क्या गया, हमने कहा कि बेच दिया। अभी ये अभी हम आइटम को आगे समझेंगे, आइटम भी लिखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि इतने का माल बेच दिया बस, है ना। दोनों पक्ष में वैल्यू लिखना, तरीका वही होना चाहिए। मामला घिचड़ में मत कर देना, तो मामला ऐसे ही हो जाएगा फिर, है ना। इनको सबको आगे में प्रैक्टिकल में भी करना है टैली में, इसलिए समझ के चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कहता है, सेल्स के बाद परचेज गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलो क्या नाम है आपका, अहमद, बताएं। शुभम कंप्यूटर, यानी शुभम कंप्यूटर नाम है उस दुकान का, वहां से हमने उधार माल खरीदा है। क्या हो गया एंट्री, हम्म, तो क्या मैं एंट्री क्या लिखूं, फर्स्ट ईयर है ना आप लोगों का, 11-12 पढ़ाई है आपने, फिर तो पता है। आप एंट्री बोले, मुझे नहीं पता, आप तो एंट्री बोले, कैसे लिखो इसको। शुभम कंप्यूटर डेबिट, हाँ सतीश, क्या लिखो, शुभम कंप्यूटर डेबिट टू केस अकाउंट, शुभम कंप्यूटर क्रेडिट होगा, गुड, वेरी गुड। और देखिए आया क्या है, तो हमने खरीदा है, यानी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, किससे खरीदा है, शुभम कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये शुभम कंप्यूटर हमारा क्या है, क्रेडिटर, ठीक है अहमद, थोड़ा सा ध्यान रखें। होगा क्या, आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कॉमर्स वालों को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना मुझे, क्यों संदीप, आपका कॉमर्स है क्या, मैथ्स वाले, मैथ्स वालों को, बायोलॉजी वालों को, आर्ट वालों को फायदा है, मैथ्स बायोलॉजी आर्ट पढ़ने के साथ में कॉमर्स को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो कितने ब्रिलियंट हो गए, आर्ट पढ़ने के बाद कॉमर्स पढ़ लिया। बोले आपने तो अकेले ही पढ़ा, हम डबल डबल पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे पास 12 बोर है बोर ठीक है, चलिए हो गया। अगली एंट्री कौन बताएगा, नॉन कॉमर्स में कौन बताएगा, पढ़ना है। देखिए, सेल्स गुड टू श्री राम मोटर्स, आगे लिखा ऑन क्रेडिट, हिंदी में कहें तो श्री राम मोटर्स को उधार माल बेचा 30,000 रुपए का। इंग्लिश में तो किसी को डाउट नहीं होगा, इतने इतना कठिन भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ट्रांसलेट में दिक्कत आए, है ना, बात समझ में आ रही है सभी को ये। बताए नॉन कॉमर्स को बताएगा, शुभम आप ही बता दो, आपका कॉमर्स है ना, अच्छा इसलिए, चलो फिर भी बता दो, इन्हें खूब उधार माल बेचा है लोगों को। बस निपटा दोगे तुम सामने वाले को केस दिया कहाँ उसने, उधार बेचा ना, उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, तो क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे ना, जिसको उधार दिया उसका नाम लिखोगे नहीं, लिखो, सीधी सी बात है, लिखोगे। पर वो लेके गया, पाने वाला कौन है, इस बात पे ध्यान देना, इसमें पाने वाला कौन है, श्री राम मोटर्स, तो लेना भी उसी से है ना। तो हम कहेंगे श्री राम मोटर्स डेबिट टू, दिया लिखना था, डेबिट टू सेल्स। देखिए, सेल्स और परचेस में तो कंफ्यूजन मत रखना, क्या, परचेस किया हमेशा डेबिट होगा, माल आया ना, अब वो उधार किया हो या नगद किया हो, हमेशा डेबिट ही होगा परचेस। उधार किया तो सामने वाला का नाम लिख दो डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, और केस किया तो पैसा गया हमारे पास से। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल से क्या होगा,
चाहे आपने उधार बेचा हो या नगद बेचा हो। नगद बेचा तो केस आ जाएगा वाया सेल्स अकाउंट। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना। परचेस अकाउंट एक बात ध्यान रखो, परचेस हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है? चलिए लिख लिया क्या है? डेबिट क्रेडिट में चढ़ा लिया ना आपने, उसमें तो लाइन खींच के ही लिखा है ना। आपने भी ऐसा नहीं कर दिया क्योंकि मुझे बार बार मिटाना, इरेज करना पड़ रहा है, आपको आगे बढ़ना उसी पेज में। ठीक है ना? सैलू, बात समझ में आ और ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है रिसीव्ड केस फ्रॉम श्रीराम मोटर्स ऑन एसबीआई अकाउंट। पायल बताओ। एसबीआई अकाउंट में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा एसबीआई ये भी कॉमर्स वाला ही है शायद, है ना? क्योंकि जितनी आसानी से इन्होंने बोला, पर ये अभी तक नहीं बोल रहे क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि सर ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछने लग जाए, है ना? तो ये तुर्क के पत्ते अपने खोल नहीं रहे, बोले छुपा रखो भी। ठीक है, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू श्रीराम मोटर्स अकाउंट, ऐसा कर देंगे ताकि उसकी जो हमारी लेनदारी है वो खत्म हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या क्या कहता है? पेड केस टू शुभम कंप्यूटर। क्या नाम है आपका? निधि बताएं। गुड। शुभम कंप्यूटर को हमने दिया, तो शुभम कंप्यूटर डेबिट टू केस। केस दिया ना कि बैंक दिया? केस ही दिया, केस अकाउंट। अमाउंट लिखते रहना हर एक का। अगला क्या कहता है? रिसीव कमीशन 1000 रुपए। हाँ बताए सपना क्या होगा? पाने वाला कौन है? हिंदी में कहें तो हमें कमीशन प्राप्त हुआ। बताएं क्या एंट्री होगी? सर डी आर नहीं, काश। हाँ हाँ हाँ, पाने वाला कौन है उसको ध्यान रखें। कमीशन तो मिला है, आया कैसे? वो केस, पहले डेबिट पक्ष है, हम लिखेंगे इसमें केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, अगला क्या कहता है? रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में जमा है उसके ऊपर ब्याज मिला। शोभा क्या होगा? एंट्री को पढ़ना है ध्यान से। रिसीव इंटरेस्ट ऑन एसबीआई, प्राप्त कौन कर रहा है? मैंने पहले आपको जिक्र कर दिया कि जब बैंक में ब्याज मिलता है तो बैंक अकाउंट में आ जाता है, यानी प्राप्त करने वाला कौन है? अजय। क्या होगा? बैंक अकाउंट बैंक में मिला है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू किसके मत माते? इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और बताएं। अगला क्या था? बैंक चार्जेस पेड। क्या होगा पायल बताओ? बैंक चार्जेस पेड टू बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, कैसे? नहीं। हाँ, इधर क्या नाम है? अंकिता, अंकिता क्या नाम? नेहा, बताए नेहा। कौन सा चार्जेस? बैंक चार्जेस, बिल्कुल लिखो ना उसको, उसमें क्या दिक्कत? बैंक चार्जेस, ओनली बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि चार्ज कीवर्ड यूज करेंगे। डेबिट टू, बैंक किस में से काटता है? केस नहीं लेता है वो, तो बैंक से निपटा देता है, मैसेज देता है ये कट गया, है ना? एटीएम चार्ज, बैंक मेंटेनेंस चार्ज सब कटता है,
निपटा देता, बोल देता कि काट लिया हो तो हमने, है ना। बैंक से आपसे पूछ नहीं आएगा काट लूं, हाँ, हम कभी नहीं देंगे। अगला क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार। बताएं कौन बताएगा, नॉन कॉमर्स वाले भी हाथ खड़ा कर दो सर, हूँ तुम। हाँ मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, गलत बताएंगे तभी तो हम सही की ओर बढ़ेंगे। बताएं चलो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, आपका कॉमर्स है क्या, बहुत बढ़िया सही बताया। क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, एडीएस शॉर्ट में हम कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। ऐसे वो मामला गड़बड़ हो ही जाता लिखने में, ठीक है। ये हो गई एंट्री, बढ़े आगे। अगला है परचेज गुड फॉर केस, क्या होगी, फटाफट एंट्री लिखो बुक में, है ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू केस। दूसरा क्या कहता है, सेल्स गुड फॉर केस, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सैलरी पेड बाय केस, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू केस। पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई, लिख रहे हो, इतनी स्पीड से नहीं लिख रहे हो, नहीं आप बाद में लिख रहे हो, बाकी जिनको नहीं आता उनको तो बात के लिए भी काम दे रहा हूँ, चिंता ना करो, है ना। आपकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। सेन साहब कहाँ तक पहुंचे, आ रही बात समझ में, लिखा ये परचेस अकाउंट डेबिट टू केस। दूसरा क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तीसरा क्या हो जाएगा, सैलरी पेड टू केस। अगला क्या हो जाएगा, पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई, तो हम कहेंगे शुभम कंप्यूटर डेबिट टू एसबीआई, पेड किया ना उसको। रिसीव केस फ्रॉम श्रीराम मोटर्स, तो एसबीआई अकाउंट डेबिट टू श्रीराम मोटर्स। ये हो गई यहाँ तक की एंट्री। अब करना है आपको आगे की, हो गया। चलिए अब आपका मोबाइल तैयार करें और पहला पिक ले, एक ही फोटो खींचना, एक का, ज्यादा मत खींचना, नहीं तो धड़ा तीन फोटो खींच दो तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। हो गया क्या, दूसरा, तीसरा, सर नहीं अब फटाफट, हो गया। चौथा, टोटल वैल्यू 771,200, ठीक है। अगला, हो गया। अगला, अगला, ठीक है। अब यहाँ बाद में करना, ये वाला नहीं लेना, बस यहीं तक बहुत है, इतने कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी भी इतनी है। वापस बुला लिया मैंने चिड़िया को, ठीक है।